जय हिंद, जय भारत। मैं जे.एस. आर्या आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ मेरठ लोकसभा सीट को लेकर। आज हम मेरठ लोकसभा सीट की विवेचना करेंगे 3 स्टेपों में, 2019 के इलेक्शन को लेके, 2022 के इलेक्शन को लेके और फिर जातिगत आंकड़ों को लेके। बात शुरू करते हैं सबसे पहले 2019 की। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल को 5,86,184 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि बीएसपी के हाजी याकूब कुरैशी को 5,81,455 वोट प्राप्त हुए थे। कांग्रेस के हरेंद्र अग्रवाल को 34,479 मतलब 1 वोट प्राप्त हुए थे। ये सीट बीजेपी ने जीती थी, जैसा कि दिखाई दे रहा है। बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल 5,86,184 वोट पाकर विजयी हुए थे और इन्होंने बीएसपी के हाजी याकूब कुरैशी को, जिन्हें 5,81,455 वोट मिले थे, को पराजित किया था। अब बात कर लेते हैं इंडिया अलायंस के परिप्रेक्ष्य में। जबकि इंडिया अलायंस में बीएसपी को सम्मिलित लेकर कर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम बीएसपी को सम्मिलित करके बात करते हैं तो इंडिया अलायंस का जो वोट बैठता है वो बैठता है 6,15,934। अब बीजेपी या एनडीए का जो वोट है वो है 5,86,184। जो डिफरेंस निकल के आता है वो 29,750 निकल के आता है। इसका मतलब इस लिहाज से अगर हम देखें तो इंडिया अलायंस, अगर बीएसपी इंडिया अलायंस में सम्मिलित है तो इंडिया अलायंस को ये सीट मिलती हुई दिखाई देती है। टक्कर जरूर कांटे की दिखाई दे रही है, लेकिन इंडिया अलायंस के पक्ष में ज़्यादा है, क्योंकि अब भी जानते हैं कि पब्लिक बदलाव चाहती है। 10 साल होने वाले हैं तो उसका फ़र्क पड़ेगा। कुछ लोग जो सरकार से या सरकारी कार्यों से अकता जाते हैं या परेशान होते हैं, वो बदलाव चाहते हैं। तो ऐसे लोग कुछ परसेंट होते ही हैं, कितनी भी अच्छी सरकार हो तब भी। तो उसी लिहाज से इंडिया अलायंस का पलड़ा भारी दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं विधानसभा। मेरठ लोकसभा के अंदर 5 विधानसभाएं आती हैं। कौन कौन सी आती है बात करते हैं। किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ, मेरठ दक्षिण और हापुड़। किठौर की बात करते हैं। सबसे पहले किठौर विधानसभा 2022 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। अब 2022 के अकॉर्डिंग क्या परिस्थितियाँ बनती हैं। तो जो किठौर विधानसभा है वहाँ से बीजेपी के सत्यवीर चक्रवर्ती को 1,04,924 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि समाजवादी पार्टी के शाहिद मंजूर को 1,07,104 वोट प्राप्त हुए थे। बीएसपी के कुशल मावी को 31,213 वोट प्राप्त हुए थे और कांग्रेस की बबीता गुर्जर को 1,589 वोट प्राप्त हुए थे, मतलब 1,90। यहाँ से समाजवादी पार्टी के शाहिद मंजूर विजयी हुए थे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी के सत्यवीर चक्रवर्ती को हराया था, जिन्हें 1,04,924 वोट प्राप्त हुए थे। अब बात कर लेते हैं मेरठ कैंट की। मेरठ कैंट से बीजेपी के अमित अग्रवाल खड़े हुए थे। उन्हें 1,62,032 वोट प्राप्त हुए थे, काफ़ी ज़्यादा वोट प्राप्त हुए थे। और समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन था, इसलिए ये सीट आरएलडी के पास थी। तो उनका जो संयुक्त प्रत्याशी था समाजवादी पार्टी और आरएलडी का, वो थे मनीष अहलावत, और उनको यहाँ 43,960 वोट केवल प्राप्त हुए थे। बीएसपी के अमित शर्मा को 28,519 और कांग्रेस के अवनीश काजल को 5,096 वोट प्राप्त हुए थे। बहुत बड़े अंतर से, 1 लाख से भी ज़्यादा अंतर से, लगभग 1,20,000 के करीब करीब अंतर से ये सीट बीजेपी के अमित अग्रवाल ने जीती थी। इसके बाद बात कर लेते हैं मेरठ की।
मेरठ में मेरठ से बीजेपी के कमल दत्त शर्मा को 80,330 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के रफ़ीक अंसारी को 1,06,395 वोट प्राप्त हुए थे। कांग्रेस के रंजन शर्मा को 5,333 वोट प्राप्त हुए थे और बीएसपी के दिलशाद को 4,939 वोट प्राप्त हुए थे। ये सीट समाजवादी पार्टी के रफ़ीक अंसारी ने जीती थी, जिन्हें 1,06,395 वोट प्राप्त हुए थे। उन्होंने बीजेपी के कमल दत्त शर्मा को हराया था, जिन्हें 80,330 वोट प्राप्त हुए थे। अब बात कर लेते हैं चौथी विधानसभा, मेरठ दक्षिण। मेरठ दक्षिण से बीजेपी के सौमित्र तोमर खड़े हुए थे। सौमित्र तोमर को 1,29,667 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आदिल को 1,21,725 वोट प्राप्त हुए थे। बीएसपी के कुंवर दिलशाद अली को 39,857 वोट प्राप्त हुए थे और कांग्रेस के नफीस सैफी को 2,346 वोट प्राप्त हुए थे। ये सीट भी बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी के सौमित्र तोमर विजयी हुए थे, जिन्हें 1,29,667 वोट प्राप्त हुए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आदिल को हराया था, जिन्हें 1,21,725 वोट प्राप्त हुए थे। तो ये सीट बीजेपी के पास थी इस लिहाज से देखा था। अब बात कर लेते हैं हापुड़ विधानसभा की। हापुड़ विधानसभा से बीजेपी के विजयपाल खड़े हुए थे और इन्हें 97,862 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी गजराज सिंह को 90,828 वोट प्राप्त हुए थे। बीएसपी के मनीष सिंह को 50,751 वोट प्राप्त हुए थे और कांग्रेस की भावना को 3,195 वोट प्राप्त हुए थे। ये सीट बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी के विजयपाल 97,862 वोट पाकर विजयी हुए थे। इन्होंने आरएलडी के उम्मीदवार गजराज सिंह को हराया था, जिन्हें 90,828 वोट प्राप्त हुए थे। करीब 7,000 वोटों से ये सीट बीजेपी ने जीती थी। सीटों के लिहाज से देखें तो सीटों के लिहाज से अगर हम जब बात करते हैं तो 3-2 का आंकड़ा है। 3 सीटें बीजेपी के पास और 2 सीटें समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के पास थी। अब टोटल विधानसभा, पांचों विधानसभाओं के टोटल वोट को लेकर बात कर लेते हैं। तो पांचों विधानसभाओं की जो टोटल वोट है उसके अकॉर्डिंग इंडिया अलायंस का जो वोट मिलता दिखता है वो दिखाई देता है 6,42,050। कितना? 6,42,050। जबकि बीजेपी या एनडीए को जो वोट मिलता हुआ दिखाई देता है वो 5,74,815। कितना? 5,74,815। जिसका अंतर आता है वो आता है 67,235। इस लिहाज से भी इंडिया अलायंस बीजेपी से आगे दिखाई देती है। बाकी आप खुद जानते हैं कि 10 साल की सत्ता के बाद जनता ऊब जाती है, बदलाव चाहती है, तो कुछ और परिवर्तन होगा 2024 तक। ये हो गया आपका पांचों विधानसभाओं का हिसाब किताब। अब बात कर लेते हैं जातिगत आंकड़े की। यहाँ पर मुस्लिम मतदाता काफ़ी मात्रा में है। इस सीट पर लगभग 19 लाख मतदाता हैं, जिसमें वैश्य 2.25 लाख या 2,25,000, ठाकुर 0.60 लाख या 60,000, ब्राह्मण 1.50 लाख या 1,50,000, जाट 1 लाख, गुर्जर 0.90 लाख या 90,000, मुस्लिम 5.50 लाख या 5,50,000 सबसे ज़्यादा। दलित, जिसमें केवल जाटव की बात कर रहा हूँ, जाटव 3 लाख, पंजाबी 0.50 लाख या 50,000 और अन्य 4 लाख। अब इन जातियों को इनके सपोर्ट के अनुसार कि कौन सी जाति किस जाति का झुकाव है उसके आधार पर हम इंडिया अलायंस
और बीजेपी या एनडीए में इनको बांटेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया अलायंस की। तो मुस्लिम 5.50 लाख है या 5,50,000 पूरा का पूरा इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा। जाट 1 लाख इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा। जाट अब 3 लाख इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा। अब बात कर लेता हूँ अदर। अब अदर में मैंने एक काम किया है, गुर्जर, पंजाबी और अन्य जो थे, गुर्जर थे 0.90 लाख, पंजाबी थे 0.50 लाख और अन्य थे 4 लाख। ये जब हम टोटल करते हैं तो ये आता है 4.40 लाख। तो 4.40 लाख में से कम 1.40 लाख इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट होगा, आ जाएगा। तो 1.40 लाख मैंने इंडिया अलायंस को दे दिया है। तो इनका जो टोटल बैठता है वो बैठता है 10.90 लाख। अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। वैस 2.25 लाख फुल बीजेपी की तरफ जाएगा। ठाकुर 0.60 लाख लगभग पूरा बीजेपी की तरफ जाएगा। ब्राह्मण 1.50 लाख, लगभग 90% बीजेपी की तरफ जाएगा। इसमें से भी 10% वोट इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट होगा। और अदर हमारा टोटल 4.40 लाख बैठ रहा था, उसमें से 3 लाख बीजेपी की तरफ और 1.40 लाख मैंने इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट किया है। ये 3 लाख इधर आ जाएगा। इसका हम जब टोटल करते हैं तो इसका टोटल करीब आता है 7.35 लाख, अर्थात 7,35,000। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो इंडिया अलायंस का टोटल वोट है वो है 10.90 लाख और बीजेपी या एनडीए का जो वोट है वो है 7.35 लाख। इसका जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो ये आता है 3.55 लाख, लगभग 3,55,000। अब ये जो वोट है इसमें से कुछ और वोट मेरे हिसाब से एनडीए से इधर आना चाहिए, लेकिन मैंने जो मिनिमम कैलकुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंग निकाला है। तो ये सीट जातिगत आंकड़ों के आधार पर इंडिया अलायंस की तरफ जाती हुई हमें दिखाई देती है। 2024 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 2024 के इलेक्शन को करीब 6 महीने का टाइम है, 5 से 6 महीने का। तब तक स्थितियाँ कितनी बदलती हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। जहाँ तक बीजेपी का आज की परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो बीजेपी का जो ग्राफ है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। बीजेपी का हर बार उल्टा पड़ रहा है। बीजेपी इस स्पेशल सत्र में महिला आरक्षण का बिल लेके आई, 2 पेच लगाकर परसीमा और जातिगत जनगणना, और उन दोनों पेचों को हटाने में 2039 तक का समय लग सकता है। जिस हिसाब से वो भी एक जुमला साबित हो गया। तो वो जो एक 50% वोट अपनी तरफ खींचने का जो बीजेपी का प्लान था वो एक तरह से फेल हो गया। दूसरा, मणिपुर में करीब 5.5 महीने होने को आ गए, जो वहाँ पर दरिंदगी हुई, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, अभी भी मणिपुर की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। अभी तक मोदी जी ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा आउटपुट निकल के नहीं आ पा रहे हैं। मणिपुर मुद्दे पर बुरी तरह घिरे हुए हैं मोदी जी, और मेरे को लगता है मणिपुर मुद्दा मोदी जी को लेके चला जाएगा। इधर अडानी जी के स्कैम निकल के चले आ रहे हैं। हिंडवार निकला, उसके बाद कोयले पे जो उन्होंने ट्रेवल्स में या जो बाहर से उन्होंने कोयला आयात किया उसमें जो उन्होंने कीमतों में फेरबदल करी, जैसा कि इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट में है, उसका भी काफ़ी असर पड़ेगा अडानी जी के इस फैक्टर का। अडानी जी का मामला इस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ भी है, उसका भी इस चीज़ पर असर पड़ेगा।
तो और आने वाले समय में और क्या क्या नया निकल के आएगा, उन सारी खबरों का और हर स्कैम का असर इस पर पड़ेगा। सीएनजी की रिपोर्ट जो आई, रोड बनाने में जो 18 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से सैंक्शन था, 250 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से बनाया गया, वो जो रेट में उठापटक हुई। ऐसे कई सारे मामले हैं जिस पर बीजेपी सरकार गिरती हुई दिखाई दे रही है। तो काफ़ी सारे मुद्दे हैं और आने वाले समय में कुछ और मुद्दे भी आ सकते हैं। तो उस हिसाब से कुछ वोट और इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट होगा। तो इस लिहाज से मेरे को ये लगता है कि ये सीट इंडिया अलायंस की तरफ जाएगी अगर बीएसपी इंडिया अलायंस में शामिल होती है। अगर बीएसपी इंडिया अलायंस में शामिल नहीं भी होती है तो भी इंडिया अलायंस यहाँ पर बीजेपी को बहुत कड़ी टक्कर देगा उस लिहाज से। तो दोनों पहलू से ये सीट मुझे इंडिया अलायंस की तरफ दिखती है। जय हिंद, जय भारत। अपना नया वीडियो लेकर मैं फिर हाजिर हूँ। आप चाहते हैं आपको मेरा अगला वीडियो जल्दी मिले, तुरंत मिले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मैं फिर हाजिर हूँ।